विश्व ओजोन दिवस पर डॉक्टर सुनील दुबे जी से कुछ विशेष जानकारियां जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक प्रयास हुए हैं और 16 सितंबर क्यों ओजोन दिवस रखा गया, बैकग्राउंड में हमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी होगी कि जब मैंने बात बताई कि वैज्ञानिक शेरवुड रोलैंड मैरियो मोलिना ने 1974 के दौरान जब ये रिपोर्ट किया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य तत्व इस तरह के वो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं और उसके बनने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और ओजोन परत जो है वो कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, विशेषकर जो ध्रुवीय क्षेत्रों में है वो और कम होती जा रही है। तो फिर इसके ऊपर वैश्विक प्रयास शुरू हुए 1977 में। इसके बाद में 74 में जब ये रिपोर्टिंग आई तो 1977 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुषंगिक इकाई है, पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाले तत्वों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान और निगरानी करने के लिए एक एक्शन प्लान बना। उसके बाद में 1985 में जब ये पाया गया कि एंटार्क्टिक सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में जब ग्रीष्म काल आता है तो वहां पर लगातार हर ग्रीष्म काल में ओजोन परत में बड़ी भारी क्षति होती है और वहां की ओजोन परत बड़ी तेजी से पतली होने लगती है क्योंकि वहां ओजोन परत को डिप्लीट करने वाले, नष्ट करने वाले सब्सटेंस बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं शीतकाल में। और जब ग्रीष्म काल आता है तो अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत बड़ी तेजी से वहां पर पतली होती है और उसी को ओजोन होल नाम दिया गया था। तो इस सब को लेकर के 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा मॉन्ट्रियल में जो है ये सम्मेलन हुआ 14 से 16 सितंबर 1987 को, जिसमें लगभग 198 सदस्य जो भी राष्ट्र थे, पार्टीज थी, 198 पार्टीज, उन्होंने उसे अटेंड किया, भाग लिया। और उस दौरान लगभग 100 से ज्यादा, लगभग 100 सब्सटेंसेस जो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए पोटेंशियल माने गए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन कंपाउंड्स में, तो ऐसे 100, लगभग 100 सब्सटेंसेस को, तत्वों को, रसायनों को समाप्त करने के लिए एक टाइम प्लान बनाने पर सहमति बनी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया। और ये 14 से 16 सितंबर हुआ और 16 सितंबर को ये प्रोटोकॉल में जो भी सहमतियां बनी, कार्य योजना बनी, तो ये हस्ताक्षर के लिए जो सदस्य था, जो उसमें भाग ले रहे थे, उनके सामने रखा गया। और 198 में से ऑन द स्पॉट 46 भागीदारों ने उस पर उसी समय सहमति दी, अपने हस्ताक्षर किए। और भारत ने लेकिन 1987 में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने इसे 19 जून 1992 को भारत ने इसे स्वीकार किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो भी प्रावधान थे, जो भी लक्ष्य थे, जो भी वैश्विक प्रयास हैं, उनको अपने यहाँ करना भी 19 जून 1992 में भारत ने भी स्वीकार किया। उसके बाद 1989 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो भी सहमति बनी और कार्य योजना बनी है, 1989 1 जनवरी 1989 से ये फोर्स में आई, यानी सदस्य देशों ने उन लक्ष्यों को लेकर के, उन प्रयासों को लेकर के जो तय किए गए थे, काम करना शुरू किया। 1990 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले ये जो तत्व मैंने बताए, इन सारे तत्वों को, जो लगभग 100 तत्व ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे, उनको नष्ट करना जो है, या उनका उत्पादन और प्रयोग करना, वो समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद में 1993 में जब संयुक्त राष्ट्र में इसी के फॉलो अप में और मीटिंगें हुई, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान ये तय किया गया कि 14 से 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ और फिर उसमें जो तय किए गए थे लक्ष्य अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, तो इसलिए 16 सितंबर को प्रति वर्ष जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाए। और 1995 से प्रति वर्ष 16 सितंबर को
ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाए। ये तय किया गया 1993 में, और 16 सितंबर 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाना इसे तय किया गया, और तब से मनाया भी जा रहा है। और इसी के डेवलपमेंट में 1996 में तक ये प्रयास हो गए थे कि जो विकासशील देश थे जिन्होंने ओजोन परत संरक्षण के लिए सहमति व्यक्त करी थी, उन्होंने अपने एरियाज में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको जो मैंने अभी बताए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC 134, 143, HFC 23, HFC 32, HFC 125, HFC 152 वगैरह, इनके उत्पादन और उपभोग को रोक दिया 1996 में। इसके बाद में 2004 में जो विकसित देश भी थे उन्होंने भी अपने यहाँ से मिथाइल ब्रोमाइड, जो हेलॉन्स की श्रेणी में और आते हैं, उसके समापन की दिशा में कदम उठाया, और उन्होंने उसका उत्पादन और उपभोग समाप्त कर दिया। उसके बाद 2005 तक लेकिन ओजोन परत के विखंडन और फिर इसकी निगरानी पर और भी शोध बढ़ते गए, और तब 2005 में ये सामने आया कि अंटार्कटिका क्षेत्र में अब तक का सबसे ज्यादा पतली ओजोन की परत पाई गई, यानी जिसे सबसे बड़ा ओजोन होल, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र भी कहा गया, वो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा पतली परत हो गई। तो लार्जेस्ट ओजोन होल अंटार्कटिका क्षेत्र में 2005 में ये रिकॉर्ड हुआ, तो चिंता और बढ़ गई, और सदस्य देशों ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले ये जो सब्सटेंसेस हैं, तत्व हैं, केमिकल्स हैं, इनके उत्पादन को, इनके उपभोग को कम करने में और भी जोर लगा दिया। 2010 तक सभी सदस्य देशों ने अपने अपने एरियाज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेरॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह इनके उपयोग को जो है वो समाप्त किया। 2013 में जब ये इन प्रयासों का रिजल्ट देखा गया, तो ये भी पाया गया कि ओजोन परत जो और तेजी से पतली होती जा रही थी, अब उसके पतली होने की दर में कमी आई, यानी वो हील होने लगी, उसकी क्षतिपूर्ति होने लगी वैश्विक प्रयासों से। और 2015 में जो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको भी समाप्त करने की दिशा में और सदस्य देशों ने सहमति रखी। 2016 में किगाली में जो एक सम्मेलन हुआ, वहां पर हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन के उपभोग और उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो है वो सहमति बनी। ये किगाली रवांडा में 15 अक्टूबर 2016 में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन को पूरी तरह से समाप्त करने, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सबको, मिथाइल ब्रोमाइड, और इन सबको समाप्त करने के बाद में, HCFCs को समाप्त करने के बाद में, जो भी और ये बचे हुए सब्सटेंसेस है हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, HFCs, इनको भी समाप्त करने की दिशा में जो है वो सहमति बनी। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि लगभग इस शताब्दी के मध्य तक, यानी लगभग 2050 के आसपास तक वायुमंडल में ओजोन की परत वापस से उस स्तर पर आ जाएगी जो 1980 के दौरान थी। ये लक्ष्य रखा गया है कि वापस से ओजोन परत की क्षतिपूर्ति हो, और इस सेंचुरी के मिड तक 2050 के आसपास तक ये 1980 के अपने पूर्ववर्ती स्तर पर आ जाए। इसमें जो क्षति हुई है इसके बाद में जो है वो उसकी पूर्ति हो जाए। ये इवेंट्स हुई थी जो मैंने बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद सदस्य देशों ने सभी विश्व स्तर पर ओजोन परत को क्षरण करने वाले तत्वों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त करी। इसलिए 16 सितंबर अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और इसके जो फल भी हैं वो भी सामने आए हैं, और इस शताब्दी के मध्य तक ओजोन परत अपनी 1980 की पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाए,
ऐसी संभावना है, प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 1985 में वियना सम्मेलन के दौरान रखी गई थी, जब ये पाया गया 74 में कि ओजोन परत को हमारे द्वारा ये उत्पादित केमिकल नष्ट कर रहे हैं। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में, और 22 मार्च 1985 को वियना सम्मेलन के दौरान ऑन द स्पॉट 28 देशों ने ये सहमति व्यक्त करी कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो तत्व हैं उनसे संबंधित जो अनुसंधान और उनको बढ़ावा दिया जाए, और ओजोन परत के क्षरण होने के कारणों को जो है पता किया जाए। तो वियना सम्मेलन जो 1985 का है, उसी ने मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 का की आधारशिला रखी, और उसके बाद लगातार इसके फॉलोअप में मीटिंग होती रही है। तो एक बड़ा जो मीटिंग हुई 2016 में किगाली रवांडा में, और उसमें ये तय किया गया कि जो बचे कुचे सब्सटेंस हैं ओजोन को नष्ट करने वाले, हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका भी उत्पादन और उपभोग जो है वो समाप्त कर दिया जाए, और अंततः इस शताब्दी के मध्य तक 2050 तक का लक्ष्य रखा गया था कि वायुमंडल में ओजोन की परत जो है अपने 1980 के स्तर को पुनः प्राप्त कर ले। तो ये अभी इसकी मॉनिटरिंग और वो सब चल रहा है, क्या परिणाम रहे वो तो लगभग मिड सेंचुरी में अभी 2050 तक सामने आएंगे। लेकिन ये पक्का है कि अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अडॉप्शन हुआ उसको स्वीकार किया गया, और इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया, जागरूकता फैली, देशों ने अपने अपने यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी को काम में लिया। आज आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर और उन सब पर लिखा हुआ आता था CFC फ्री। ये सब वही प्रयास थे, उन अंतरराष्ट्रीय जो सहमतियां जो बनी थी जिसमें भारत का भी योगदान था, उसी को लेकर के हमारे यहाँ पर जो वाहनों के इंजन भी थे वो पहले यूरो नॉर्म्स वाले इंजन आते थे, उसके बाद में फिर भारत नॉर्म्स के यानी मापदंड के भी इंजन आने लगे। वो सब वही थे जो ओजोन परत को या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये सब उसी के परिचायक थे। तो इस तरह से वैश्विक प्रयासों के फलस्वरूप ओजोन के संरक्षण को बड़ी गति मिली है, बड़ा बल मिला है, और इसके सकारात्मक जो है प्रभाव भी सामने आ रहे हैं।